Hello and good evening, friends. Myself Vivekanand Mishra, and today's topic is placenta previa. तो फ्रेंड्स, प्लेसेंटा प्रीविया देखने से पहले हम ये देखते हैं कि एंटीपार्टम हैमरेज क्या होता है, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो एंटीपार्टम हैमरेज से ही कनेक्टेड है। तो फिर हम देखते हैं एंटीपार्टम हैमरेज का डिफिनीशन। तो इट इज डिफाइंड एज द ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट। एंटीपार्टम हैमरेज मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हैमरेज। तो इफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट, या जेनाइटल ट्रैक्ट से या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट में अगर ब्लीडिंग हो रही हो आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 28th वीक प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी कंसीव करने के 28th वीक से लेके और बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको एंटीपार्टम हैमरेज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कॉजेज, एंटीपार्टम हैमरेज के कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कुछ लोग बताते हैं कि जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो एंटीपार्टम हैमरेज का टाइप्स होता है, कि टाइप्स ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज होता है जो प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो ये गलत है। वो जो प्लेसेंटा प्रीविया और एंटीपार्टम हैमरेज होता है, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है, वो उसका टाइप्स नहीं होता, वो उसका कॉज होता है। कि मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्लीडिंग हो रही है वो किस रीजन से हो रही है, उसका कॉज क्या है, तो फिर उसके अंडर में पढ़ाया जाता है। तो उसके कॉज होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया उसका कॉज होता है, और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा उसका कॉज होता है, और भी कॉजेज होते हैं, तो उसी को पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ लोग ये बता देते हैं कि एंटीपार्टम हैमरेज का टाइप्स होता है प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। तो हम देखते हैं कॉजेज ऑफ एपीएच। तो एक होती है प्लेसेंटल ब्लीडिंग, 70% जो चांस होता है, और होता है अनएक्सप्लेन्ड और इनडिटर्मिनेट, मतलब वो कुछ जिसका रीज़न ही नहीं पता है। कभी ऐसा होता है कि 30% केसेस में रीज़न ही नहीं पता होता है कि क्यों ब्लीडिंग हो रही है, जिसका रीज़न नहीं पता है। और या फिर एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज होते हैं, मतलब प्लेसेंटा से हट के कुछ कॉजेज होता है। और दूसरा जो है जो हमें पढ़ना है वो क्या है, प्लेसेंटल ब्लीडिंग। प्लेसेंटल ब्लीडिंग में पहला आता है प्लेसेंटा प्रीविया और होता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। मतलब या तो ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से हो रही है या तो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा की वजह से हो रही है। तो ये जो आज का क्लास है उसमें हम क्या देखेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, उसकी वजह से कैसे ब्लीडिंग होती है वो हम देखेंगे, ठीक। तो अब हम देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। तो प्रीविया का मतलब क्या होता है, पोजीशन। तो प्लेसेंटा प्रीविया में होता क्या, जो प्लेसेंटा है उसकी जो पोजीशन होती है वो नॉर्मल से हट के होती है, मतलब एबनॉर्मल पोजीशनिंग हो जाती है या फिर अलग जगह पे पोजीशनिंग हो जाती है, वही हम देखेंगे। तो व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, मतलब जब भी प्लेसेंटा जो होता है वो पार्शियली मतलब आधा, थोड़ा सा, या कंप्लीटली लोअर यूट्राइन सेगमेंट के जो इंटरनल ओएस होता है, या तो इंटरनल ओएस जो होता है, या तो उसके पास जो प्लेसेंटा उसका इम्प्लांटेशन होता है, या फिर उसके एकदम कंप्लीटली उसको कवर कर लेता है प्लेसेंटा, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ लिखा है ओवर एंड एडजेसेंट टू इंटरनल ओएस इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। अच्छा, प्लेसेंटा प्रीविया के कॉजेज देखते हैं कि ये क्यों होता है। तो इडियोपैथिक मतलब अननोन कॉज, की कॉज ही नहीं पता है। और दूसरा क्या है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवम होता है वो जब आता है एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन के लिए, तो वो सीधा ड्रॉप डाउन हो जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। वो पुअर क्या नाम है, जो एंडोमेट्रियम होता है उसका पुअर रिएक्शन की वजह से वो नीचे ड्रॉप डाउन हो जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। जिससे वो नीचे ड्रॉप डाउन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन भी लोअर साइड की तरफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है। पुअर डेसिडुअल रिएक्शन इन द अपर सेगमेंट, मतलब कि जो जो जहाँ डेसिडुआ होता है, जहाँ पे वो इम्प्लांट होता है, वो उसका पुअर रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो ड्रॉप डाउन हो जाता है और जो इम्प्लांटेशन है वो नीचे हो जाता है। या फिर चांस होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब कि अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो प्लेसेंटल बेड जो होता है
वो बहुत इनलार्ज होता है, बड़ा होता है। तो वो इतना बड़ा होता है कि वो पूरा इंटरनल ओएस लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ फैला हुआ होता है। तो इस ये भी प्लेसेंटा प्रीविया में आ जाएगा। और या फिर डिफेक्टिव डेसिडुआ, दिस कॉज स्प्रेडिंग ऑफ कोरियोनिक विलाई ओवर अ वाइड एरिया इन द यूट्राइन वॉल इंक्रोचिंग ऑन टू द लोअर सेगमेंट। इसमें क्या होता है कि जो जैसे प्लेसेंटा होता है उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो पूरा फैल जाता है। जो यूट्राइन वॉल होती है वो पूरा वहाँ पे फैल जाता है। वही प्लेसेंटल बेड जो होता है वो बड़ा रहता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया कॉज होता है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग देख लिए कॉजेज क्या क्या होते हैं। अब हम टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स का मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये क्या है, टाइप 1, इसको लो लाइंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा वैसे नॉर्मली क्या होता है कि प्लेसेंटा इधर यहाँ पे फंडस के पास पोस्टीरियरली पीछे की तरफ इम्प्लांट होता है। लेकिन टाइप 1 में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो जो इंटरनल ओएस होता है उससे 3 to 4 सेंटीमीटर अवे होता है। मतलब उसका एक लोअर पार्ट जो होता है, जो प्लेसेंटा का एक लोअर जो मार्जिन होती है, एज होती है, वो थोड़ा सा लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ होता है। ज़्यादा पार्ट नहीं, थोड़ा पार्ट। तो इसमें क्या होता है कि वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है, क्योंकि अभी ये इंटरनल ओएस को कवर नहीं किया, तो इसमें वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है। फिर आता है टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होता है कि इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो भी जो ये इंटरनल ओएस होता है इससे इसके उसको कवर नहीं किया रहता है। इसके पास ही उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ होता है, और वो मैक्सिमली जो इंटरनल ओएस होता है उसके पास ही होता है, नियर बाई होता है। इसको मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। इसमें भी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है, कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। मतलब अगर एंटीरियरली हो, जैसे कि एंटीरियरली मतलब एंटीरियरली मतलब वो जो प्लेसेंटा प्रीविया हो, वो जो वुमन का एब्डोमेन साइड या फिर जो पेल्विस होता है एंटीरियर साइड में अगर हो, तो फिर पॉसिबल होता है वेजाइनल डिलीवरी। और अगर वो पोस्टीरियरली हो तो पॉसिबल नहीं होता है वेजाइनल डिलीवरी। अब हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो पार्शियली इसको कवर किया रहता है। जो इंटरनल ओएस है उसको पार्शियली कवर किया रहता है। मतलब अगर ये इंटरनल ओएस बंद है तो लगभग इसको कवर कर लेता है, लेकिन अगर ये डायलेट हो रहा है जो इंटरनल ओएस है, तो फिर ये इसको कवर नहीं किया रहता है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। और फिर क्या होता है, टाइप 4 आता है। टाइप 4 में क्या होता है कि ये इसको कंप्लीट भी बोलते हैं। अच्छा, टाइप 3 में वजाइनल डिलीवरी इम्पॉसिबल होती है। और जो टाइप 4 है ये है इंटरनल ओएस और ये है प्लेसेंटा, ये कंप्लीटली इसको कवर कर लेता है। इसमें वजाइनल डिलीवरी इम्पॉसिबल होती है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो तो ब्लीडिंग हो क्यों रही है। क्योंकि जब लास्ट के ट्राइमेस्टर्स आते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो उसमें क्या होता है, जो ये यूट्राइन लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हुआ, तो जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो लास्ट के ट्राइमेस्टर में वो थोड़ा डायलेट होता है। हाँ, सर्विकल इफेसमेंट होता है, डायलेट होता है। तो जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा है और ये जो यूट्राइन वॉल है, क्योंकि प्लेसेंटा इलास्टिक नहीं होता है और जो यूट्राइन सेगमेंट है वो इलास्टिक होता है, यूट्रस। तो वो जब डायलेट होता है तो जो प्लेसेंटा होता है वो अपनी जगह से थोड़ा सा खिंच जाता है। जैसे दो चीज़ें हैं, जैसे ये दो उंगली है, तो ये वाली इलास्टिक है, ये वाली नहीं है। तो जब ये वाली उंगली फैलेगी दूसरी वाली, तो क्या होगा कि ये इससे हल्का सा डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। फिर ये वापस आ जाएगा फिर, लेकिन ऐसे हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। है अब यहाँ पे देख लीजिए, जो टाइप 1 है वो लोअर मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा डिप्स इनटू द लोअर सेगमेंट। मतलब जो लोअर मार्जिन है प्लेसेंटा का, जो लोअर मार्जिन है वो लोअर सेगमेंट में होता है।
मतलब मैक्सिमम पार्ट अपर सेगमेंट में होता है, थोड़ा सा पार्ट लोअर सेगमेंट में होता है। फिर आता है टाइप 2। तो इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा रीचेज इंटरनल ओएस व्हेन क्लोज्ड बट नॉट कवर इट। प्लेसेंटा क्या होता है, जो वो इंटरनल ओएस के एकदम क्लोज आ जाता है, पास आ जाता है, पर इसको कवर नहीं किया रहता है। और टाइप 3 में क्या होता है, द प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ओएस, वो इंटरनल ओएस को कवर कर लेता है जब जब इंटरनल ओएस क्लोज हो। लेकिन जैसे इंटरनल ओएस डायलेट होता है या डायलेट होता है तो वो ऐसे हो जाता है, फिर प्लेसेंटा कंप्लीटली उसको कवर नहीं किया रहता है। टाइप 4 में क्या होता है कि प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर्स द इंटरनल ओएस इवन व्हेन सर्विक्स इज फुली डायलेट, मतलब अगर फुली डायलेट भी है तो भी प्लेसेंटा उसको कंप्लीटली कवर किया रहता है। तो फिर अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो फिर साइन एंड सिम्टम्स में पहले ये देखते हैं पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब कोई पेन नहीं हो रहा है वेजाइना में, और कॉजलेस ब्लीडिंग होती है। ऐसा नहीं कि है कि हम कोई जो वुमन है, वो प्रेग्नेंट वुमन वो हीवी वर्क करने लगी तो इस वजह से ब्लीडिंग हो गया, फिर ज़्यादा एक्टिविटी करने लगी इसकी वजह से ब्लीडिंग हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ब्लीडिंग जैसे ही धीरे वो डायलेट होता है या फिर लोअर यूट्राइन सेगमेंट इलास्टिक वो खुलता है, फैलता है, तो फिर ब्लीडिंग हो जाती है। और उसमें क्या होता है, यूट्रस जो होता है वो सॉफ्ट होता है इस टाइम पे। और जो ब्लीडिंग होती है ना, वो ब्राइट रेड होती है। द अमाउंट वेरीज विद द प्रोपोर्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब जैसे अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है तो ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग ऑकर्स एज द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस बिगिंस टू पुल अपवर्ड, मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ है लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस बिगिंस टू पुल अपवर्ड, मतलब जो लोअर सेगमेंट है वो अपवर्ड की तरफ खिंचाता है, खींचता है। तो विथ सर्विकल इफेसमेंट, जिसमें सर्विकल का इफेसमेंट होता है और डायलिटेशन होता है, मतलब सर्विक्स डायलेट हो रहा है। कॉजिंग द प्लेसेंटल विलाई टू टीयर, मतलब जो प्लेसेंटल विलाई होता है जिससे ब्लड पास होता है वो टीयर अप हो जाता है यूट्राइन वॉल से, और फिर ब्लीडिंग होती है। इन लेट प्रेगनेंसी, इन लेट प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी ये लास्ट स्टेज में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, लास्ट टाइम पे ऐसा होता है। द ब्लीडिंग में भी स्कैंट, मतलब ब्लीडिंग स्टार्टिंग में स्कैंट मतलब बहुत थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है, लेकिन बाद में बिकम प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होता है। तो देर इज़ नो वे, कोई मतलब इस ब्लीडिंग को रोकने का यही रास्ता है कि जो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर डिलीवरी करा देनी चाहिए, या तो सिजेरियन डिलीवरी या फिर वेजाइनल डिलीवरी जैसा पॉसिबल हो। जैसा क्या होता है टाइप 1 और टाइप 2 में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है, लेकिन टाइप 3 और टाइप 4 में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, तो वहाँ सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। अब इसका डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस में जो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि प्लेसेंटोग्राफी होती है, जो प्लेसेंटा है वो कहाँ है, प्लेसेंटा की पोजीशन कहाँ है, वो किया जाता है डायग्नोसिस में इन रिलेशन टू सर्विक्स। और प्लेसेंटा में भी प्लेसेंटा को स्टेराइल स्पेकुलम के थ्रू देख भी सकते हैं, लेकिन इसमें जो वजाइनल पर वजाइना जो होता है उसको कंट्राइंडिकेटेड होता है, मतलब अगर इसमें वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो इससे जो होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेट डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, या फिर जैसे ही हम जैसे वजाइना में पर वजाइना करेंगे तो फिंगर अंदर जाएगी, तो जिससे क्या होता है अंदर डिस्टरबेंस होने का चांस होता है, इसलिए पर वजाइना इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अच्छा, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं कि मतलब प्लेसेंटा प्रीविया है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे मैटरनल में क्या होगा, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, हैमरेज हो सकता है विथ शॉक। शॉक मतलब ब्लीडिंग की कमी, ब्लड की कमी होने की वजह से जो सेल्स होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वो डाइड होने लगते हैं, जिससे पेशेंट शॉक में चला जाता है। या फिर मैल प्रेजेंटेशन हो सकता है। मैल प्रेजेंटेशन मतलब मैक्सिमम क्या होता है, ब्रीज प्रेजेंटेशन होता है। और फिर प्री मैच्योर लेबर हो सकता है, क्योंकि प्री मैच्योर लेबर मतलब बिफोर टर्म 37 वीक से पहले ही अगर लेबर स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर लेबर हो सकता है। या फिर डेथ
ड्यू टू मैसिव हेमरेज, अगर मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो फिर डेथ भी हो सकता है। अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब लेबर के टाइम पे मेम्ब्रेन जल्दी रप्चर हो सकता है। कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। इंट्रापार्टम हेमरेज हो सकता है और पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है। मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब प्रेगनेंसी लेबर के बाद, डिलीवरी के बाद जो प्रीपेरियम का टाइम होता है, अगर उस टाइम हेमरेज हो तो उसको पीपीएच बोलते हैं। और फिर फीटल को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एलबीडब्ल्यू, एस्फिक्सिया, इंट्रायूट्राइन डेथ और बर्थ इंजरी भी हो सकती है। अच्छा, अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसमें प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं कि जो एंटीनेटल टाइम पे होता है तो उसका एंटीनेटल प्रॉपर एंटीनेटल केयर करें कि अगर एनेमिक कंडीशन हो मदर तो उसकी डेथ ना हो या कोई और प्रॉब्लम ना हो ब्लड से रिलेटेड। और एंटीनेटल डायग्नोसिस मतलब हमेशा उसका जो अल्ट्रासाउंड है करवाते रहें, जब जब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो करवाना चाहिए, ताकि जो डायग्नोसिस है वो पता चल जाए कि कहीं प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर क्या प्रॉब्लम है। सिग्निफिकेंस, अगर हैमरेज है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और फिर इसका मैनेजमेंट क्या है, मतलब इमीडिएट अटेंशन क्या क्या कर सकते हैं। अगर जैसे आप नर्स हैं और घर पे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो असेसमेंट केस में अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, मतलब उसका ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं, पल्स रेट ले सकते हैं, उसकी कंडीशन देख सकते हैं कि बॉडी पीली है या नहीं, क्योंकि अगर ब्लड लॉस होगा तो इन सब में इफेक्ट होगा। तो इससे अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस पता कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे अगर ब्लड की ज़रूरत हुई तो फिर कौन सा ब्लड ग्रुप उसे चाहिए वो। और एब्डोमिनल पैल्पेशन करके जो फीटल हार्ट साउंड है उसको सुन सकते हैं, सुनना चाहिए। ये सब है, असेसमेंट करना चाहिए उसमें मदर का। फिर उसके बाद मदर को हॉस्पिटल ट्रांसमिट कर देना चाहिए, एडमिट कर देना चाहिए एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे एलएससीएस सिजेरियन डिलीवरी का फैसिलिटी हो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी वहाँ पे हो। अब यहाँ पे मैनेजमेंट देखते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो ऑल एपीएच, अगर कोई ब्लीडिंग हुई, जैसे एंटीपार्टम हैमरेज हुआ, मतलब अगर ब्लीडिंग हुई तुरंत, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको प्लेसेंटा प्रीविया ही है। तो अगर ब्लीडिंग हुई तो फिर मदर को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। जनरल, वहाँ पे जनरल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है, मतलब एब्डोमेन का और जनरल एग्जामिनेशन होता है। और क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस हुआ है वो कैसे पता करेंगे, जो वल्वल पैड्स होते हैं या वहाँ से, या फिर जो फीमेल कितना पैड यूज़ की है उससे पता कर सकते हैं कि कितना ब्लीडिंग हुआ है। एच बी, हीमेटोक्रिट, एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग पता करेंगे फीमेल का, मतलब ब्लड टेस्ट करवाएंगे। और उसके बाद दो कंडीशन हो सकती है, जैसे अब किस बेस पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे अगर टाइप 1 है तो उसमें वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है। टाइप 3 या टाइप 4 है तो उसमें वजाइनल डिलीवरी इम्पॉसिबल होती है। और अगर बिफोर 37 वीक डिलीवरी हो जाए, मतलब हो जाए, ब्लीडिंग होने लगे तो फिर क्या करेंगे। और 37 वीक बाद हो तो क्या करेंगे। तो ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है मैनेजमेंट। तो पहला टाइप देखते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट, एक होता है एक्टिव ट्रीटमेंट। तो एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अगर इफ, मतलब एक बार ब्लीडिंग हुई और बहुत ज़्यादा बार बार ब्लीडिंग नहीं हो रही है, नो एक्टिव ब्लीडिंग, और प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक, और प्रेगनेंसी जो है वो 37 वीक पे है। तो एक चीज़ करना होता है कि अगर प्रेगनेंसी 37 वीक से कम की है तो ट्राई क्या किया जाता है कि प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग किया जा सके। इफ जेस्टेशनल एज इज अर्ली, एन अटेम्प्ट इज मेड टू प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी, मतलब अगर अर्ली है तो फिर एक, मतलब ऐसा करना चाहिए कि प्री टर्म लेबर ना हो, उसका प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह वो 37 वीक को क्रॉस कर ले। लेकिन अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो पहले हम पूरी कंडीशन देख लेते हैं कि फिर पेशेंट स्टेबल है, हीमोडायनेमिकली भी स्टेबल है, मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई है, और एफएसएच फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, यूएसजी करवाएंगे। यूएसजी में पता चलेगा प्लेसेंटा प्रीविया है, और वो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन क्या है, मतलब वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, ये पता चलेगा।
तो अगर टाइप 1 या टाइप 2 है, मतलब कि जो प्लेसेंटा का एज है, जो मार्जिन है, वो इंटरनल ओएस से 2 to 3 सेंटीमीटर अवे है, मतलब 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है, तो फिर वैजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है। तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और फिर भी नहीं हुआ तो फिर प्लस ऑक्सीटोसिन करके लेबर को इंड्यूस करवा सकते हैं। तो जिसमें क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री वैजाइनल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर वैजाइनल डिलीवरी नहीं हुई, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर उसके लिए एक और ऑप्शन सिजेरियन डिलीवरी होता है। कहने का मतलब, अगर टाइप 1 और टाइप 2 है और ब्लीडिंग सॉरी जो प्रेगनेंसी है वो मोर देन 37 वीक है या लेस देन 37 वीक है, लेस देन 37 वीक है तो ट्राई करेंगे कि प्रोलॉन्ग करने के लिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर ऑक्सीटोसिन देके कंडीशन कि टाइप 1 है या टाइप 2 है या टाइप 3 है। अगर टाइप 1 टाइप 2 है तो फिर ये करेंगे आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ARM। और अगर दूसरा केस क्या है कि एक्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें कंडीशन क्या होती है कि जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू हो रही है, प्रेगनेंसी इज मोर देन 37 वीक्स, पेशेंट इज इन लेबर, मतलब पेशेंट को लेबर स्टार्ट हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, 37 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, और फीटल हार्ट रेट एब्सेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एब्सेंट हो, पर एब्सेंट हो सकता है। तो फिर उसका USG करवाएंगे, USG में प्लेसेंटा प्रीविया, और फिर ये पता चलेगा कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है। तो फिर प्लेसेंटा एज 2 सेंटीमीटर से कम है, मतलब जो प्लेसेंटल मार्जिन है, एज है, वो इंटरनल ओएस से उसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर से कम है, मतलब टाइप 3 और टाइप 4 में से कोई एक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिजेरियन डिलीवरी करवाएंगे उसको। तो ये हो गया मैनेजमेंट। फ्रेंड्स एक चीज़ और, जो टाइप 2 वाला प्लेसेंटा प्रीविया था, उसमें क्या होता है कि जो इनलेट कैविटी होती है, उसका डायमीटर जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो फीटल का हेड होता है वो कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेशन की वजह से फीटल हार्ट रेट भी कंप्रेस होता है। और जो टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसको डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछ लेता है। और इसको स्टलवर्दी साइन भी बोलते हैं, मतलब टाइप 2 को डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं और स्टलवर्दी साइन भी बोलते हैं। और अगर प्लेसेंटा प्रीविया की पेशेंट है तो उसको पोजीशन कौन सी देंगे, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे। क्यों, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में जो मदर होती है उसका जो हेड होता है वो एलिवेटेड होता है, और ये पार्ट जो लोअर पार्ट होता है वो नीचे की तरफ होता है। जिसमें क्या होता है, जब ये नीचे की तरफ होगा तो जो बेबी का हेड होगा वो डिसेंट होगा, वो भी नीचे की तरफ जाएगा, जिससे प्लेसेंटा पे प्रेशर पड़ेगा, और जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वहाँ कंप्रेशन होगा, वहाँ भी प्रेशर पड़ेगा और ब्लीडिंग स्टॉप होने के चांसेस होते हैं। इसलिए रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन दिया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम अब्रेवियो प्लेसेंटा लेकर आएंगे। थैंक यू।